नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक प्रशासन के बारे में और लोक प्रशासन के अंतर्गत चैप्टर है राज्य सचिवालय का। उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अध्ययन इट मीन्स कि आज हम लोग इसमें सिर्फ रीडिंग करने वाले हैं, जो कि मैंने लिया है इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, उसमें जो राज्य सचिवालय है उसका हम लोग सिर्फ स्टडी यानी रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है राज्य सचिवालय। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इसका है सबसे पहले पढ़ना है उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, सचिवालय का अर्थ, राज्य सचिवालय की स्थिति तथा भूमिका, विशिष्ट सचिवालय विभाग की संरचना, राज्य सचिवालय में विभागीकरण का पैटर्न और सचिवालय विभाग एवं कार्यपालक विभाग में अंतर, असंतत प्रक्रियाएं या अबाध क्रम। मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुख्य सचिव का स्थान क्या होता है, मुख्य सचिव के कार्य क्या होते हैं, पूरा अध्ययन का सारांश, उसका यूज होने वाला शब्दावली और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम लोग क्या समझ पाएंगे कि राज्य सचिवालय का अर्थ क्या होता है, महत्व तथा भूमिका समझेंगे। एक सामान्य सचिवालय विभाग की खड़ी संरचना तथा राज्य सचिवालय में विभागीकरण के पैटर्न का वर्णन कर सकेंगे। सचिवालय विभाग तथा कार्यकारी विभाग के बीच अंतर तथा उनके आपसी संबंधों को समझ सकेंगे। नीति तथा प्रशासन की अवधारणाओं की परिभाषा समझ सकेंगे और क्या वे भिन्न असंतत प्रक्रियाएं हैं या एक अबाध क्रम यानी कॉन्टिनम हैं, ये जान सकेंगे। और राज्य सचिवालय व्यवस्था में मुख्य सचिव के महत्व तथा भूमिका की चर्चा भी कर सकेंगे। प्रस्तावना, तो सरकार के कार्य को क्रियान्मुखी मंत्रालयों की सहायता से प्रभावकारी बनाया जाता है और केंद्र में राज्य स्तर पर भी सचिवालय की सहायता के बिना कोई भी मंत्रालय आसानी से नहीं चल सकता। सचिवालय नीति निर्माण में और विधायी कार्यों के निष्पादन में सरकार की सहायता करता है। इस इकाई में राज्य सचिवालय की संरचना तथा कार्य का वर्णन किया गया है। राज्य सचिवालय में विभागीकरण का ढांचा तथा सचिवालय विभाग एवं कार्यपालक विभाग में अंतर को स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव की स्थिति तथा कार्य की विवेचना की गई है। सचिवालय का अर्थ, राज्य स्तर पर सरकार के तीन अंग हैं, मंत्री, सचिव और कार्यपालक। मंत्री, सचिव और कार्यपालक यानी कार्यकारी अध्यक्ष। यद्यपि कार्यकारी अध्यक्ष को अन्य नामों से जाना जाता है, परंतु अधिकतर उसे निदेशक कहा जाता है। मंत्री और सचिव मिलकर सचिवालय का गठन करते हैं। मंत्री और सचिव मिलकर सचिवालय का गठन करते हैं, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यालय निदेशालय के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक रूप से सचिवालय का अर्थ है सचिव का कार्यालय। इसका उद्भव उस समय हुआ जब भारत में वास्तव में सचिवों द्वारा संचालित सरकार थी। स्वतंत्रता के पश्चात सत्ता के अधिकार जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों के हाथों में आ गए तथा इस प्रकार मंत्रालय सत्ता का स्थान बन गया। इस बदली हुई राजनीतिक स्थिति में सचिवालय शब्द मंत्री के कार्यालय का पर्यायवाची बन गया, परंतु चूंकि वह सचिव का प्रमुख सलाहकार होता है, इसलिए उसे मंत्री के इर्द गिर्द ही रहने की आवश्यकता है। इसलिए वास्तव में सचिवालय उन भवनों के समूह का नाम है जिनमें मंत्रियों तथा सचिवों के कार्यालय हैं। सचिवालय शब्द यह देखा गया है कि उन विभागों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री तथा प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होते हैं। राज्य सचिवालय की स्थिति तथा भूमिका। राज्य प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का निम्न उदाहरण राज्य सचिवालय की स्थिति तथा भूमिका का बहुत उचित वर्णन करता है। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के सर्वोच्च स्तर के रूप में मुख्यतः राज्य सरकार के नीति निर्माण तथा विधायी कार्यों के निर्वाह करने में सहायता करने के लिए है। यह कुछ विशेष प्रकार के निर्णय लेते समय स्मृति भंडारण तथा निवासी गृह का कार्य करते हैं और यह कार्यपालक कार्यवाही के पर्यवेक्षक का भी काम करता है। मोटे तौर पर राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।
मंत्रियों के नीति निर्माण और समय समय पर उनमें संशोधन करने एवं उनकी विधायी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करना, विधान और नियम तथा विनियमन का प्रारूप तैयार करना, नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय, उनके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण एवं परिणामों का पूर्वावलोकन करना, बजट निर्माण तथा खर्च पर नियंत्रण, भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना, प्रशासनिक मशीनरी के कुशल तथा सुचारू संचालन को देखना तथा कार्मिक एवं संगठनात्मक क्षमता को विकसित करने के उपाय करना। नेक्स्ट है, सचिवालय पद्धति की स्थापना के पीछे प्रशासनिक दर्शन यह है कि नीति निर्माण को नीति कार्यान्वयन से अलग रखना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था के अनेक लाभ बतलाए जाते हैं। क्रियान्वयन कार्य में न उलझकर उससे मुक्त रहने से नीति निर्माण करने वाले तंत्र दूरदर्शी हो जाते हैं और अलग अलग विभागों में संकीर्ण तथा अनुभागीय हितों की उपेक्षा सरकार के समग्र उद्देश्यों के बारे में सरकार के समग्र उद्देश्यों के बारे में सोचने में समर्थ होते हैं। नीति निर्माण को पर्याप्त समय तथा सावधानी मिलती है। यदि नीति निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन दोनों एक ही व्यक्ति समूह या संस्था द्वारा किया जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि नीति निर्माण एक गहन कार्य है जिसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। जो भी भविष्य में किया जाएगा कार्य, उसका नीति निर्माण के द्वारा गहन नीति निर्माण पहले किया जाता है। परंतु नीति क्रियान्वयन की अपेक्षा जिसमें दैनिक प्रशासन की दिनचर्या सम्मिलित है, कम जरूरी लगता है। अब देखिए, सचिवालय मंत्री के निष्पक्ष सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जो सचिवालय होता है मंत्री के निष्पक्ष सलाहकार के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और यह याद रखना आवश्यक है कि सचिव सरकार का सचिव होता है, न कि संबद्ध मंत्री का। मतलब जो सचिव होता है वह क्या होता है, सरकार का सचिव होता है, न कि उस मंत्री का होता है, मंत्री का होता है। ठीक है। इससे कार्यपालक विभागों से आने वाले प्रस्तावों का निष्पक्ष परीक्षण निश्चित होता है। यानी सचिव जो है निष्पक्ष होता है। यह जो है सरकार का सचिव होता है। इसका होता है सरकार का सचिव होता है। इससे प्रस्तावों की अधिक संतुलित छानबीन संभव होती है। अब जो नीति निर्माण को रोज़मर्रा के प्रशासन से अलग रखना चाहिए। जो नीति निर्माण है वो रोज़मर्रा जो प्रशासन है उससे क्या करना चाहिए, उससे अलग रखना चाहिए तथा रोज़मर्रा का जो क्रियान्वयन एक अलग अभिकरण या एजेंसी के पास होना चाहिए। रोज़मर्रा का जो क्रियान्वयन एक अलग अभिकरण या एजेंसी के पास होना चाहिए जिसके पास क्रियान्वयन से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। इससे शक्ति का प्रत्यायोजन सुनिश्चित होता है। अब यहाँ सचिवालय की भूमिका के मुख्य आयामों का कुछ विस्तार से चित्रण करना उचित होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सचिवालय की भूमिका है उसके मुख्य आयामों का कुछ विस्तार से चित्रण करना है। इनमें से सर्वप्रथम है नीति निर्माण में सचिवालय की भूमिका। सचिवालय जो होता है यानी सेक्रेटेरिएट जो होता है वह पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है ना। ये सरकारी नीतियों के बनाने में मंत्रियों की सहायता करता है। पॉलिसी निर्माण जो है किसके अधीन होता है, तो मिनिस्ट्री के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, तो मिनिस्ट्री के अधीन होता है। जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके अधीन होता है। इसके कई पहलू हैं। पहला, सचिव मंत्री को नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े देता है। जो सेक्रेटरी है वह मंत्री को क्या करेगा, आवश्यक डेटा देगा, आंकड़ा देगा और सूचना प्रदान करता है। दूसरा, कभी कभी सचिव उन कार्यक्रमों को जिनके आधार पर मंत्री सत्ता में आते हैं विस्तृत रूपरेखा, सार या विषय सामग्री प्रदान करता है। मान लीजिए मंत्री है, मंत्री कह दिया कि भाई हम मंत्री बनने के बाद, मेरा सरकार होने के बाद जो है अनाज फ्री कर देंगे, या फिर जो है लैपटॉप देंगे, या फिर जो है सभी महिलाओं के खाते में हर महीना पैसा देंगे। तो इसके लिए जो विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का जो काम करेगा, सामग्री प्रदान करने का जो काम करेगा, क्रियान्वयन करने का काम करेगा, वो क्या करेगा, वो सचिवालय ही करता है। तीसरा, विधानमंडल में मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले विधायकों के प्रारूप सचिवों द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो भी विधानमंडल में है, अब विधानमंडल है मतलब
जो विधानसभा होता है उसमें विधानमंडल हो गया। तो विधानमंडल में जो पेश विधेयक है, वो जो बिल जो है पेश विधेयक जो है, विधेयक के लिए जो प्रारूप तैयार करता है कि किस तरह का तैयार करने का काम हो, तो वो सचिवों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त विधानमंडल में मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री को आवश्यक सूचना की आवश्यकता होती है। अब यह सूचना सचिव द्वारा मंत्री को प्रदान की जाती है। भाई ये सभी काम जो है क्या करता है, सचिव ही करता है भाई, मंत्री। इसीलिए तो मंत्री जो है कम पढ़ा लिखा है, फिर भी वह जो है इस तरह का जिम्मेदारी करता है। लेकिन उसके पीछे किसका रोल होता है, पर्दे के पीछे काम सारा उसका सेक्रेटरी का होता है, सचिव को होता है, जो एक IAS लेवल का अधिकारी होता है। सचिव विधायी समितियों द्वारा वांछित सूचना भी इकट्ठा करता है। जो भी विधायी समिति हैं उससे संबंधित वांछित सूचना भी इकट्ठा करता है। चौथा नंबर क्या है, सचिवालय एक संगठित स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, एक संगठित स्ट्रक्चरल स्मरण शक्ति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसका तात्पर्य है कि उभरती हुई समस्याओं का जो समस्या है उसका परीक्षण पूर्व उदाहरणा के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। सचिवालय में रखे गए जो रिकॉर्ड तथा फाइलें संगठित स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा विभिन्न मामलों को निपटाने में निरंतरता तथा एक रूपता सुनिश्चित करने का काम करती है। पाँचवां नंबर क्या है, पाँचवां नंबर पॉइंट है, सचिवालय एक सरकार से दूसरे के बीच और सरकार तथा योजना आयोग, है ना, सरकार तथा योजना आयोग एवं वित्त आयोग जैसी जो भी संस्थाएं हैं के बीच क्या करता है, संचार का माध्यम है। जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वह क्या है, पहला तो ये आपका गवर्नमेंट हो गया, तो गवर्नमेंट हो गया। अब इसके साथ साथ किसको काम करना है, तो काम करना है योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को, और इसके साथ वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन को काम करना है। तो इसके साथ जो भी संचार का माध्यम होता है, संचार का जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वो सचिवालय ही होता है। अंत में सचिवालय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित पूरी जानकारी रखता है तथा क्षेत्रीय एजेंसी द्वारा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन भी करता है। विशिष्ट सचिवालय विभाग की संरचना। स्पष्टतया प्रत्येक सचिवालय विभाग में खड़ी यानी वर्टिकल संरचना के कारण सोपान क्रम दो तरह के होते हैं। सोपान क्रम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक अधिकारी तथा दूसरा कार्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से इसका होता है, जैसे अधिकारी और दूसरा है कार्यालय। तो जो भी आपका इस पॉइंट में है कि जो विशेष सचिवालय की जो संरचना होता है, जो सचिवालय का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, तो पहला अधिकारी, दूसरा कार्यालय, अधिकारी और दूसरा कार्यालय, है ना, कार्यालय। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर अधिकारी तो अधिकारियों की श्रेणी क्रम में आपका परंपरागत रूप से 3 स्तर है। इसके अंतर्गत सामान्यतः सचिव प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है और उसके अधीन उप सचिव तथा अवर या सहायक सचिव होते हैं। ठीक है, परंतु विभिन्न सचिवालय विभागों के कार्यों में वृद्धि के साथ अधिकारियों की श्रेणियों के स्तरों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में सचिव और उप सचिव के बीच अपर या संयुक्त सचिव का पद भी बना दिया गया है। माने जो सचिव होगा, सचिव सेक्रेटरी, और जो उप सचिव होगा, है ना, उप सचिव होगा, उसके बीच अपर या संयुक्त सचिव भी होता है। अपर या संयुक्त सचिव, इसमें आपका 2 हो जाएगा। इसके बीच अपर या संयुक्त सचिव का पद भी बना दिया है। सभी अधिकारी जिनमें अधिकांश भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS से होते हैं, सावधिक यानी टेनर प्रणाली के आधार पर आते हैं। इस प्रकार उनकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है। कार्यालय। अब कार्यालय में क्या होता है, भारत में सचिवालय प्रणाली की एकमात्र विशेषता इसके 2 भागों के बीच अंतर है।
कुछ वरिष्ठ योग अधिकारियों का ट्रांजिटरी कार्डर तथा अस्थायी कार्यालय ये अवस्थी 1980। ट्रांजिटरी कार्डर से तात्पर्य प्रत्येक विभाग में अधिकारी निश्चित अवधि के सिद्धांत के कारण आते जाते रहते हैं, परंतु कार्यालय में काम करने वाले कार्मिक अस्थायी होते हैं, जिनसे सचिवालय विभागों की निरंतरता का अति आवश्यक तत्व प्राप्त होता है। अधिकारियों से भिन्न कार्यालय सचिवालय प्रणाली का अस्थायी तत्व होता है। कार्यालय के गठन में अधीक्षक, अनुभाग अधिकारी, सहायक, अवर क्लर्क, कनिष्ठ क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट तथा टाइपिस्ट आते हैं। कार्यालय वह प्रारंभिक तैयारी करता है जिसके आधार पर अधिकारी विभिन्न मामलों पर विचार कर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार कार्यालय अधिकारियों को वह सामग्री प्रदान करता है जो निर्णय निर्माण का आधार बनती है, मतलब डिसीजन मेकिंग का आधार बनती है। विभाग का संगठन निम्नलिखित रूप से होता है, जैसे कि सबसे पहला विभाग हुआ, विभाग का प्रमुख सचिव, फिर उसका स्कंद विंग होगा, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, फिर प्रभार, उप सचिव और निदेशक को, फिर शाखा, शाखा में अवर सचिव होता है, फिर अनुभाग, अनुभाग अधिकारी होता है, फिर सेक्शन में बांट दिया तो फिर वो हो गया अनुभाग अधिकारी। जैसे क्लास हो गया, क्लास में ज़्यादा बच्चा हो गया तो ज़्यादा काम हो गया तो अलग अलग एक सेक्शन बांट देते हैं, उसी तरह एक अलग सेक्शन बांट दिया जाता है ज़्यादा काम होने पर, तो अनुभाग अधिकारी हो जाएगा। अनुभाग सबसे निचली संगठनात्मक इकाई होता है तथा इसका अध्यक्ष इंचार्ज एक अनुभाग अधिकारी होता है। अनुभाग के अन्य अधिकारी हैं सहायक, अपर डिवीज़न तथा लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट तथा टाइपिस्ट आदि। अनुभाग का कार्यालय कहा जाता है, अनुभाग का कार्यालय कहा जाता है। शाखा दो अनुभागों से मिलकर बनता है। जो शाखा होता है, शाखा हो गया, वह जो है दो अनुभागों से मिलकर बनता है, यानी इसमें कितना अनुभाग होगा, दो अनुभाग होगा। सेक्शन इसमें क्या होगा, दो होगा, सेक्शन बी, सेक्शन ए, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, शाखा बनेगा, है ना। तो जिसका मुखिया क्या होता है, अवर सचिव होता है। इसी प्रकार एक प्रभाग में साधारणतया दो शाखाएं होती हैं, जिसका अध्यक्ष क्या होता है, उप सचिव होता है। इसी प्रकार प्रभाग में साधारणतया दो शाखा होता है। अब दो शाखा मिलकर, शाखा एक हो गया यह, और शाखा दो ये हो गया, शाखा दो, दो शाखा मिलकर क्या बनाएगा, तो प्रभाग बनाएगा, ठीक है, क्या होगा, प्रभाग बनाएगा। दो शाखा मिलकर क्या बनता है, प्रभाग बनता है, जिसका अध्यक्ष क्या होता है, जिसका जो प्रभाग का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, उप सचिव होगा, उप सचिव होगा, उप सचिव होता है। यह विभाग का कार्य इतना अधिक है, यदि विभाग का कार्य इतना अधिक है कि सचिव अकेले उसे संपन्न नहीं कर सकता है तो एक या अधिक स्कंदों का निर्माण किया जाता है, या फिर एक या अधिक, प्रत्येक स्कंद जो है संयुक्त सचिव के प्रभार में होता है। यानी यदि विभाग है तो विभाग बहुत ज़्यादा है, जिससे सचिव जो है अकेले काम को नहीं संभाल पाता है, तो क्या करता है, यह जो है एक या दो स्कंद जो है, एक या उससे अधिक स्कंदों का निर्माण किया जाता है। स्कंद बना देते हैं, स्कंद, और ये भी स्कंद हो गया, तो ये आपका स्कंद बन गया, निर्माण करते हैं। प्रत्येक स्कंद संयुक्त सचिव के प्रभार में होता है। ये जो होता है वो किसका, जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में होता है। ये स्कंद जो है जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में होता है। संगठनात्मक श्रेणी क्रम में सबसे ऊपर सचिव होता है। सबसे ऊपर क्या होगा, सचिव होगा, जो कि पूरे विभाग का अध्यक्ष होता है। जो कि पूरे विभाग का अध्यक्ष कौन होगा, सचिव ही होता है, ठीक है। इसके अलावा राज्य सचिवालय के विभागीकरण का जो पैटर्न है वो कैसे होता है, कौन कौन सा विभाग होते हैं, तो प्रत्येक सचिव के अधीन साधारणतया एक से अधिक विभाग होता है। एक सचिव है तो उसके अधीन जो है कितना विभाग होगा, एक से अधिक विभाग होगा। इसलिए सचिवालय विभागों की संख्या सचिवों की तुलना में अधिक होता है, मतलब विभाग ज़्यादा होगा, सचिव कम होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में सचिवालय विभागों की संख्या स्वाभाविक रूप से अलग अलग होती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग विभाग होगा, सचिवालय विभाग अलग अलग होगा, ठीक है।
उनकी संख्या जो है मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में 10 और 40 के बीच होता है। 10 से 40 के बीच वैरी करता है जो सचिवालय विभाग होता है वो। किसी राज्य में सचिवालय विभागों की संख्या आवश्यक रूप से उस राज्य की जनसंख्या के आकार के आधार पर नहीं होती। आवश्यक रूप से जनसंख्या के आकार पर नहीं होती। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लिया जाए। उदाहरण के लिए मिजोरम जैसे छोटे आकार के राज्य में 1987 में 36 सचिवालय विभाग थे, जबकि आंध्र प्रदेश जो आकार में बहुत बड़ा है 1982 में वही संख्या 19 थी। कितना देखो यहाँ पर मिजोरम छोटे आकार का राज्य है लेकिन 1987 में 36 सचिवालय विभाग था, जबकि आंध्र प्रदेश जो है बहुत बड़ा है मणिपुर से, मिजोरम से। तो मिजोरम से 1982 में जो है 1982 में आंध्र प्रदेश में जो सचिवालय विभाग थे वो कितना थे, 19 थे। राज्य सचिवालय में सचिवालय स्तर पर विभागीकरण के विशिष्ट पैटर्न का उदाहरण नीचे दिया गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग सबसे इम्पोर्टेंट, फिर गृह विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, वित्त एवं योजना विभाग यानी योजना विंग, वित्त एवं योजना विभाग वित्त विंग, विधि विभाग, सिंचाई एवं विद्युत विभाग, औषधि एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, विधायी विभाग, पंचायती राज विभाग, कमांड क्षेत्र विकास विभाग, यातायात सड़क एवं भवन विभाग, आवास और नगर पालिका प्रशासन तथा शहरी विकास विभाग, श्रम रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग। कुछ विशेष राज्यों में विभागों की संख्या अधिक होती है। यह स्थापित विभागों के कार्यों के क्षेत्र तथा उनकी अध्यक्षता को सीमित करने से उत्पन्न होती है। अंशतः विभागों की संख्या में वृद्धि किसी राज्य में किन्हीं विशेष समस्याओं के उत्पन्न होने से हो सकती है। देखो क्या कह रहा है, कुछ विशेष राज्यों में विभागों की संख्या अधिक होती है। यह स्थापित विभागों के कार्यों के क्षेत्र, स्थापित विभाग जो उसका कार्य क्षेत्र है और उनकी अध्यक्षता को सीमित करने से उत्पन्न होती है। अंशतः विभागों संख्या में वृद्धि किसी राज्य में किन्हीं विशेष समस्याओं के उत्पन्न होने से हो सकता है। सचिवालय में विभागों में वर्तमान कार्य वितरण की काफ़ी आलोचना की जाती है। पहला, विभागों में कार्य वितरण असंतुलित है क्योंकि कुछ विभाग पर कार्य का बोझ दूसरे की तुलना में अधिक होता है। दूसरा, कार्य की एकरूपता के संदर्भ में भी वितरण तर्कसंगत नहीं है। एक विभाग के कार्य न केवल अनेक हैं जिनका प्रबंध मुश्किल है, बल्कि विभिन्नता भी है जिससे समन्वय की समस्या पैदा होती है। इनमें और भी वृद्धि उस समय हो जाती है जबकि किसी विभाग विशेष के विषय क्षेत्र अधूरे होते हैं। अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थानों का प्रयोग कीजिए। जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात, प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात सचिवालय शब्द का महत्व स्वतंत्रता से पहले के समय की तुलना में किस रूप में भिन्न है या बदला है। एक, सचिवालय की विधायी भूमिका क्या है। दूसरा, कार्यालय के महत्व की चर्चा कीजिए। ये 3 प्रश्न है। उसके अलावा प्रश्न है राज्य सचिवालय में विभागीकरण का विशिष्ट पैटर्न क्या है, यानी ये वाला जो पैटर्न अभी हम लोग पढ़ें वो दिखाना है आपको। सबसे पहले क्या होगा, सचिव होगा, है ना, इस तरह से यहाँ पर जो पैटर्न है वो। इसके बाद स्कंद होगा यानी विंग, फिर प्रभाग, फिर शाखा, फिर अनुभाग। पहले विभाग, फिर स्कंद, फिर प्रभाग, फिर प्रभाग के बाद फिर शाखा के बाद अनुभाग। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा सचिवालय विभाग एवं कार्यपालक विभाग में अंतर क्या है। अगला टॉपिक है सचिवालय विभाग और कार्यपालक विभाग में अंतर क्या है। असंतत प्रक्रिया या अबाध क्रम। सचिवालय विभागों को कार्यकारिणी विभागों के बीच अंतर समझना आवश्यक है।
सचिवालय का कार्य राजनीतिक कार्यपालिका की नीति के चयन पर पहुंचने में सलाह एवं सहायता करना होता है। कारिणी विभागों या निदेशालयों के अध्यक्ष, जिन्हें मुख्य रूप से निदेशक के नाम से जाना जाता है, यद्यपि उनके अन्य नामकरण भी प्रयोग में लाए जाते हैं, राजनीतिक कार्यपालक द्वारा बनाई गई नीति को क्रियान्वित करते हैं। काफ़ी समय पहले साइमन आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कार्यपालक विभाग सचिवालय से अलग एक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसमें सबसे ऊपर के स्थान पर सामान्यतः एक अधिकारी होता है, जैसे पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल एंड वन महासंरक्षक, जो सचिवालय से एकदम बाहर होता है। ऐसे अधिकारी का संबंध आदेश प्राप्त करने तथा खर्च किए जाने वाले धन के संदर्भ में मुख्यतः एक ही सचिव तथा एक ही मंत्री के साथ होता है। प्रत्येक सचिवालय विभाग के अधीन अनेक कार्यकारी विभाग होते हैं। इनकी संख्या में काफ़ी हद तक भिन्नता होती है, क्योंकि कुछ विभागों के अधीन दूसरे विभाग की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। एक सचिवालय विभाग के अधीन 6 या 7 कार्यपालक विभाग बनते हैं। एक सचिवालय विभाग के अधीन 6 या 7 कार्यपालक विभाग बनता है। तो देखिए बहुत अंतर है। प्रत्येक सचिवालय जो है विभाग के अधीन होता है। प्रत्येक सचिवालय विभाग के अधीन प्रत्येक सचिवालय विभाग के अधीन अनेक कार्यकारी विभाग होते हैं। कार्यकारी विभाग, अब सचिवालय विभाग है, उसके अंतर्गत बहुत सारा कार्यकारी विभाग होता है। इनकी संख्या में काफ़ी हद तक भिन्नता होती है, क्योंकि कुछ विभागों के अधीन दूसरे विभागों की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। एक सचिवालय विभाग के अधीन 6 या 7 कार्यपालक विभाग होता है। ये इम्पोर्टेंट है। एक सचिवालय विभाग है, सचिवालय विभाग है एक, तो जो है एक सचिवालय विभाग है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारा क्या होगा, 6 या 7 जो है कार्यपालक विभाग होगा। क्या होगा? कार्यपालक विभाग होगा। कार्यपालक विभाग होगा। कार्यपालक विभाग होगा। फिर भी यह सावधानीपूर्वक नोट करना चाहिए कि प्रत्येक सचिवालय विभाग के अधीन कार्यकारी विभाग नहीं होते हैं, लेकिन पहले जो प्रत्येक सचिवालय विभाग के अधीन अब हर सचिवालय विभाग पर कार्यपालक विभाग नहीं भी हो सकता है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। कुछ सचिवालय विभागों का कार्य केवल सलाह देने, सचिवालय विभाग कार्य सलाह देने या फिर नियंत्रण करने का होता है। इसलिए उनको रिपोर्ट करने वाले कार्यकारी विभाग उनके साथ जुड़े नहीं होते हैं। इसके उदाहरण हैं विधि एवं वित्त विभाग आदि। संगठनात्मक दृष्टि से सचिवालय एवं कार्यकारी विभाग सरकार के कार्य प्रणाली में शामिल नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं से संबंधित कार्य करते हैं। दोनों को मंत्रिमंडल के व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है ना। प्रथम नीति निर्माण करने वाला निकाय तथा दूसरा नीति को क्रियान्वित करने वाला निष्पादनकारी अंग। ठीक है। उसके अलावा सचिवालय विभाग का जो मुखिया सामान्यतः एक सामान्य प्रशासक होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से होता है, तथा कार्यकारी विभाग का अध्यक्ष एक विशेषज्ञ होता है। जो कार्यकारी विभाग है उसका अध्यक्ष क्या होगा? एक विशेषज्ञ होता है। विशेषज्ञ कार्यकारी विभाग का अध्यक्ष होता है। सामान्य प्रशासक सचिव या सचिवालय के विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में काम करता है। यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कृषि निदेशक, जो कृषि विज्ञान में प्रशिक्षित होने तथा उसका औपचारिक उपाधि ग्रहण रखने के कारण एक विशेषज्ञ होता है। कृषि सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सामान्य प्रशासक होता है के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। कृषि सचिवालय स्तर पर कृषि विभाग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कृषि निदेशक कृषि विभाग का कार्यकारी स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। निदेशक कृषि निदेशालय नामक कृषि विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इसी तरह प्रशासन में गृह विभाग में पुलिस महानिदेशक विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। पुलिस महानिदेशक जो होता है विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
और स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निदेशक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार का संबंध शिक्षा सचिव तथा शिक्षा निदेशक है। उद्योग सचिव और उद्योग निदेशक समाज कल्याण और सचिव एवं समाज कल्याण निदेशक के बीच होता है। हमने सचिवालय विभाग तथा निदेशालय की भूमिकाओं के बीच यह कहकर भेद किया कि पहले का संबंध नीति निर्धारण से है, यानी जो सचिवालय विभाग है वह नीति निर्धारण से है, और दूसरे का संबंध नीति के क्रियान्वयन से है, यानी जो नीति निदेशालय होगा वह नीति के क्रियान्वयन करेगा। इसके अलावा नीति के प्रशासन से है। इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या नीति निर्माण और प्रशासन के दो विविक्त प्रक्रियाएं हैं? उत्तर है अवधारणा के रूप में दोनों विविक्त हैं। क्या है? विविक्त है। इन दोनों को स्पष्ट रूप से अलग अलग तथ्यों के रूप में पहचानना तथा उनकी परिभाषा देना संभव है, परंतु व्यवहार के स्तर पर दोनों घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि दोनों में भेद करना कठिन होता जाता है। अतः यह कहना कठिन है कि नीति का कहाँ अंत होता है और प्रशासन का कहाँ प्रारंभ होता है। नीति निर्धारण का संबंध राजनीतिक निर्णयों से है, जबकि व्यापक मूल्यों के प्रश्न संलग्न होते हैं, जबकि प्रशासन का संबंध नीति संबंधी विशेष निर्णयों से उत्पन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से होता है। अतः प्रशासन में क्रियान्वयन की संगठनात्मक संरचना का निर्माण, संगठनों में कार्मिकों की भर्ती, क्रियान्वयन का समन्वय करना, निर्देशन, नियंत्रण तथा कार्मिकों को प्रेरित करने जैसी विस्तृत बातें आती हैं। यह विचार कि दोनों एक दूसरे से अलग है परंपरावादी है, जिसकी नींव वुडरो विल्सन द्वारा 1897 में लिखे लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर रखी हुई है। उसके अनुसार राजनीति विधान पालिका तथा अन्य नीति निर्माण करने वाले समूहों रनार्थ राजनीतिक दल, मंत्रिमंडल आदि का कार्य है। प्रशासन प्रशासकों का क्षेत्र है जो कानून द्वारा निर्धारित नीति को लागू करते हैं। विभेद का परिप्रेक्ष्य 1880 के लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाया गया है। यह सिविल सेवा सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना था। यह तर्क दिया गया कि प्रशासनिक कुशलता के हित में सिविल सेवा में भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। यह तर्क दिया गया कि प्रशासनिक कुशलता के हित में सिविल सेवा में भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि दलगत राजनीति के आधार पर। दूसरे शब्दों में राजनीति को प्रशासन से बाहर रखना चाहिए। जो राजनीति है उसको क्या करना चाहिए? प्रशासन से बाहर रखना चाहिए। मैक्स वेबर भी प्रशासन से नीति को अलग रखने के विचार का यह कहकर समर्थन किया कि राजनीतिज्ञों के गुण लोक सेवकों के गुणों से बिल्कुल विपरीत हैं। निष्पक्ष रहना या निर्णय लेना, निर्धारित नीतियों के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना तथा राजनीतिक भूमिका का परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करना राजनीति का सार है, जबकि प्रशासन का सार है राजनीतिक सत्ता के आदेश को वफादारी से क्रियान्वित करना, भले ही प्रशासक को वह आदेश गलत लगे। प्रशासक राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है। वह केवल वही कार्य करता है जिसे उसे करने के लिए कहा जाता है और कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं लेता है। फिर भी सरकारी क्रियाकलापों की जटिलताओं के कारण आज प्रशासकों को नीति निर्माण या राजनीतिक निर्णयों के कार्यों में शामिल होना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में नीति और प्रशासन को अलग करने वाली सीमा रेखा खींचना या यह कहना कि कहाँ नीति समाप्त होती है और प्रशासन प्रारंभ होता है कठिन है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाएगा। प्रशासनिक विशेषज्ञता के स्रोत। आधुनिक प्रशासकों ने यह विशेषज्ञता कई स्रोतों से प्राप्त की है, जिसकी नीति निर्धारण के लिए राजनीतिज्ञों की जरूरत होती है। चूँकि प्रशासक एक जीवन वृत्ति लोक सेवक होने के कारण कार्यालय में लंबी अवधि तक बने रहते हैं,
जबकि राजनीतिज्ञ चुनावों के साथ आते जाते रहते हैं। प्रशासकों को समस्याओं के प्रति निरंतर ध्यान देने के अवसर मिलते हैं। दिन रात इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के अनुभव से उन्हें बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान रिकॉर्ड में सुरक्षित होता है कि जिसे लोक सेवकों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। कार्यालय में निरंतरता के साथ साथ यह व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभव का एकाधिकार उन्हें नीति निर्माण में राजनीतिज्ञों के ऊपर निर्णायक महत्व प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रशासकों के पास नीति के विशेष क्षेत्रों में संबंधित बुद्धिमत्ता, तथ्य, आंकड़े तथा सूचना होती है। राजनीतिज्ञों को नीति निर्माण के लिए इन आंकड़ों की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक विशेषज्ञता प्रमुख रूप से इस सच्चाई में भी है कि आजकल सरकारें बड़े पैमाने पर व्यावसायिक विशेषज्ञों यानी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री इत्यादि की भर्ती करती है। उनके पास वह तकनीकी ज्ञान होता है जो नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। योग्यता प्रणाली के आने से भी प्रशासनिक विशेषज्ञता का निर्माण करने में मदद मिली है, क्योंकि इसने अधिक प्रभावशाली लोगों को सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित किया है तथा सिविल सेवाओं पर राजनीतिज्ञों की पकड़ ढीली पड़ गई है। नीति निर्माण में प्रशासकों की भूमिका। सरकार के कार्यों में वृद्धि तथा प्रशासन की बढ़ती जटिलता के साथ साथ सिविल सेवा में विशेषज्ञता के बढ़ने से नीति निर्माण के कार्य में राजनीतिज्ञों के प्रशासन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसका आभास हमें निम्नलिखित से मिलता है। नीति निर्माण की क्रिया नौकरशाही द्वारा दिए गए तथ्यों, अंकों, सूचना तथा आंकड़ों के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक अपनी बनाई गई नीति की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए प्रशासकों के आंकड़ों का समर्थन अपनी नीतियों के लिए प्राप्त करते हैं। लोक सेवक अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर राजनीतिज्ञों को विचाराधीन विभिन्न नीतियों के चयन में प्रशासनिक, तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहारिता के विषय में राय देते हैं। लोक सेवक विधेयकों के प्रारूप तैयार करते हैं जो मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विधानमंडल के सामने विचारार्थ पेश किए जाते हैं। अन्य शब्दों में प्रशासक सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं जो अंत में विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का रूप धारण करती है। प्रशासक प्रशासनिक सूझबूझ का प्रयोग करके नीति निर्माण करते हैं। जब एक नीति के ढांचे के अंदर प्रशासक को विभिन्न वैकल्पिक उपायों के बीच चुनाव करने के लिए कहा जाता है तो उसे प्रशासनिक स्वविवेक का प्रयोग कहते हैं। इस अर्थ में प्रशासकों को पूरक कानून निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नीति की वास्तविक विषय सारणी पूर्ण रूप से नौकरशाही द्वारा निर्धारण का विषय बन जाती है। प्रशासक की वास्तव में यह निर्णय करता है कि किसी मामले में राष्ट्र की सत्ता का प्रयोग कैसे होगा। आधुनिक समय में बनाए जाने वाले कानूनों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण प्रशासनिक विवेक में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान परिदृश्यों में विधानमंडल कानून के प्रमुख ढांचे तक स्वयं को सीमित रखा जाता है तथा उसके विवरण प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा भरे जाने के लिए छोड़ देता है। इससे प्रदत्त व्यवस्थापन भी कहते हैं। कानूनों की बढ़ती विभिन्नता तथा जटिलता के कारण विधानमंडल की क्षमता और भी सीमित हो गई है। निश्चित विधेयकों के विस्तार में जाने के लिए विधायकों के पास न तो तकनीकी ज्ञान होता है और न ही प्रशिक्षण होता है। इसके कारण प्रशासनिक विवेक और भी आवश्यक हो जाता है और किसी तरह यदि विधानमंडल प्रत्येक कानून के विस्तार में जाने का सोचता है तो ये विधायकों के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों एवं कर्तव्यों की कीमत पर होगा। नेक्स्ट है, और इसलिए ये एक अवांछनीय बात होगी इससे तथा इस आश्वासन या विश्वास से कि प्रशासन को अपने प्रति उत्तरदायी रखने के आवश्यक साधन उसके पास हैं, विधानमंडल को अपने द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की अधिक गहराई में न जाने में प्रोत्साहित किया है। एक अन्य कारण से भी कानूनों का विस्तृत रूप तैयार करना संभव नहीं है।
अंतिम रूप में नीति का क्षेत्र में लागू किया जाता है, जहां ऐसा करते समय प्रशासक के सामने अनेक चौंकाने वाले परिस्थितियां आती हैं। विधान बनाते समय एक कानून बनाने वाले एजेंसी के लिए उन विभिन्न परिस्थितियों का जो क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती है, स्पष्ट अनुमान लगाना संभव नहीं है। पुनः इस कारण से नीति निर्माता अपने बनाए गए विधेयक में केवल प्रमुख रूपरेखा ही प्रदान कर पाते हैं। सचिवालय एक कार्यकारिणी विभागों के बीच प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। नीति व प्रशासन के बीच पृथकता को क्यों नहीं सही ठहराया गया? प्रशासनिक विशेषज्ञता के स्रोत बतलाइए। प्रशासकों की नीति निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये था हमारा स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी राज्य सचिवालय से संबंधित ये पूरा लेख। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये राज्य सचिवालय के अलावा मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ना, यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।